वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस हर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. सिंह सर, जो कि एक पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, और आज हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है RNA लाइव पर। जी नमस्कार सर, अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं। जैसा कि आज पूरे विश्व में पब्लिक एक रेजुलेशन लेती है, प्रण लेती है कि हम अपने धरती को बचाएंगे। धरती को बचाने का प्रयास किस तरीके से करेंगे, इसमें गवर्नमेंट संस्था, प्राइवेट संस्था सब लगी हुई हैं और सब अपने अपने रेजुलेशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हूँ, एक्रीडेटेड फ्रॉम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया नाबेड। जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन हो तो उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं या फिर उस पर क्या क्या काम किया जाए? तो इसका पहला स्टेप जो है कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट डेवलपमेंट का सस्टेनेबल करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि जो हम इस पृथ्वी से या नेचुरल रिसोर्स से ले रहे हैं उसको हम कंपनसेट कैसे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पृथ्वी से पूरा विश्व रिसोर्सेज तो अवेल कर रहा है, बट रिसोर्सेज अवेल करते पुनः देने का होता है कि जो कि बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, वही बैलेंस नहीं कर पाते। सर, तो जैसे आधुनिकीकरण की दौड़ हो रही है इस समय, उससे निकलने वाले जितने भी प्रदूषण के जो भी कारण हैं उन पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और उन्हें किस प्रकार से कम कर सकते हैं? हाँ, इसमें मेन कारण ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, इसका मिटिगेशन मेजर्स किस तरह से करें, ये डेवलपमेंट जैसे हो रहे हैं उसके लिए स्टडीज़ होता है। प्राइमरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़ में देख रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलप होने जा रहा है इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। अगर वो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करके उसमें सजेस्टेड मेजर देते हैं कि इसको कैसे कंपनसेट करेंगे। सर, जैसे कि आप पर्यावरण के प्रति समर्पित हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आपकी क्या प्रेरणा है? इसके लिए मेन प्रेरणा हमें मिली एक स्टडीज़ से। मैं फिजिको केमिकल स्टडीज़ ऑफ द इफ्लुएंट वाटर एंड इफ्लुएंट एक शुगर इंडस्ट्रीज़ का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो उसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, ह्यूमन बीइंग और कैटल्स एज वेल एज क्रॉप्स, यानी फन्ना एंड फौना, है ना, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी पे सब पे इम्पैक्ट। वो इम्पैक्ट देख के ये चीज़ें लगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, इन्फॉर्मेटी आ रही हैं, डिजीजेज आ रहे हैं, जो कोई सफरेंस होते जा रहे हैं। तो सफरेंस नॉट अ लिविंग थिंग ओनली, नॉन लिविंग आल्सो। कि नॉन लिविंग ये है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल हैं हमारे साइट या कुछ हैं तो सब डिटियोरेट हो रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज मुश्किल से 10 से 15% ही इम्प्लीमेंटेशन फेज देखने को मिलता है। इस प्रकार से जैसे कि आपने बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस दौड़ में जो लैंड है वो भी कम हो रहे हैं, उस पर इंसान बस रहे हैं, ना कि पेड़। लैंड कम नहीं हो रही है। देखिए, मेन ये है कि लैंड तो जो है वही रहेगा, सॉयल कम हो रही है। सॉयल कौन सी? सॉयल की जो टॉप लेयर है, फर्टिलिटी स्टेटस डे बाय डे डिटियोरेट होती चल रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और माइनिंग। तो इसकी वजह से ये डिटियोरेट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जितना ज़्यादा होता जाए टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से आपके सॉयल डिटियोरेट हो रहे हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि एयर डिटोरेट होती है और पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसके प्रभाव क्या क्या हैं और इस पे क्या ऐसे कदम उठाए जाएं सरकार द्वारा या हमारे द्वारा, क्या प्रिकॉशन लिए जाएं? इसके बचाव के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसमें प्लांटेशन लार्ज स्केल पे किया जाए। और जो रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट का, जो है रेगुलेटरीज बॉडीज़ पे भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो भी पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसकी मॉनिटरिंग ये कि जो निकल रहा है प्रोडक्ट यानी ट्रीटेड वाटर, वो हम यूज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टेक हैं इंडस्ट्रीज़ की
वो स्टेक के जो एमिशंस निकल रहे हैं, जिस लेवल का डिस्पर्स कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम CPCB जो मॉनिटर कर रहा है, फिर भी वो अभी कंप्लीट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो उसकी कंट्रोल की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को मेन है ऐसी पॉलिसीज़ लाना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन रेस्पॉन्सिबल हो। उसके अंदर ये अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि उतनी ही जवाबदेह है जितना एक पुत्र को अपने पिता, माता और पिता के लिए समर्पित होना है। तो उसी तरीके से इस पर्यावरण के लिए समर्पण होना चाहिए कि इस पर्यावरण से ही हम प्राणवायु ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी शरीर है ये पंचभूत की है और ये पंचभूत के लिए हमें फिर इसी पृथ्वी में देना है। तो इसके लिए बचपन से ही अगर ये चीज़ें स्कूलों में जिस लेवल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ाई रही हैं उनमें ये चीज़ें लिया जाए, एक रेजुलेशन लिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्यावरण की तरफ, उसकी शपथ दिलाए। सर, तो आपने ऐसे अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं जो कि जागरूक करे लोगों को पर्यावरण के प्रति? हाँ, इस थ्रू स्टडी, जैसा कि मैंने बताया कि हम EIA स्टडीज़ करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। इसमें इंडस्ट्रीज़ को, डेवलपर को, जो भी हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के पहले उनको मैं एक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान देता हूँ। इन्वायरमेंटल प्लान में, मैनेजमेंट प्लान में ये हम देते हैं कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लग रही है, नियर बाई में जो भी ग्राम सभा हैं उस ग्राम सभा का गोद लीजिए, उसका डेवलपमेंट करिए, उनको जैसे प्योर वाटर की सप्लाई दीजिए, आप वहाँ पे आप सैनिटरी सिस्टम डेवलप करिए, सैनिटरी सिस्टम के लिए उनको करिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फैसिलिटीज़ दीजिए। तो ये चीज़ें अगर नियर बाई 5 किलोमीटर रेडियस का अगर एक जितने इंडस्ट्रीज उस एरिया में आ रहे हैं अगर वो गांव को कर लेंगे तो एक सस्टेनेटिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल साबित होगा। सर, तो जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या है और उसको पूरा पोषण देने के लिए जो अन्य उत्पन्न होते हैं उसमें हमारे किसान जो है कभी कभी DDT मिला दिए जाते हैं या यूरिया मिला दी जाती है। तो अगर उन पे ना मिलाया जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या को हम पूरा पोषण नहीं दे पाएंगे या अन्न नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जो DDT अगर ना यूज़ करें तो क्या यूज़ करें और किस प्रकार से यूज़ करें कि हमारी पैदावार में कोई कमी ना आए? देखिए, इसके लिए जैसा कि है कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वो प्रोडक्शन ऐसा नहीं है। सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस और पोटास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हैं, बट उस अवेलेबिलिटी को उपलब्ध कराने में कौन रोल करता है? वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रोल करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि सॉइल में बायोमास बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सॉइल में बायोमास बढ़ाने की ज़रूरत है। तो और इसमें जनरली अब क्या हो गया है कि लोग अब जानवर पालना बंद कर दिए हैं और यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जब आपको बायो कंपोस्ट मिल नहीं रही है तो आप सॉइल की फर्टिलिटी केमिकल फर्टिलाइज़र से बढ़ा रहे हैं। अब केमिकल फर्टिलाइज़र से बढ़ा रहे हैं तो सॉइल का हेल्थ डिटीरियोरेट होता जा रहा है। उसमें जो पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, अब इसको कंडीशनिंग करने की ज़रूरत है, रिहेबिलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बहुत फास्ट चल रहा है और इस समय में जिस लेवल से डिटीरियोरेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है, इन्वायरमेंट कर रहा है, यानी हम लोग कर रहे हैं। जी सर, तो आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और लोगों को भी क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? कि इसमें यह है, एक तो पॉलिसीज गवर्नमेंट को ये लानी चाहिए कि हर अर्बन एरियाज की पॉलिसीज अलग होनी चाहिए और रूरल एरियाज की पॉलिसीज अलग होनी चाहिए। रूरल एरियाज की हर घर से कम 5 जानवर का पालन पोषण किया जाए। उनके फ़ायदे होंगे कि उनको दूध फ्री मिलेगा, दूध फ्री के साथ खाद फ्री मिलेगा और वो खाद जो अपने खेत में डालेंगे उससे आप अपना बर्मी कंपोस्ट के द्वारा बर्मी वास बना सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं, तो अपने खेत का हेल्थ सुधार सकते हैं, खेत की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये चीज़ें हो जाएं कि इतने 5 गाय या 5 भैंस या जो भी जानवर और कम से कम 5 पौधे लगाने हैं। एज के अनुसार, उम्र के अनुसार, बच्चों से लेकर के अगर 5th क्लास का बच्चा पढ़ रहा है 5th से
और 10th तक के बच्चों को ये है कि आप हर ईयर में जो भी पास हो रहे हैं, पास होने के बाद उनको रिवार्ड के तौर पे एटलीस्ट दिया जाए कि भैया एटलीस्ट आपको 10 प्लांट लगाने ही लगाने हैं। तो वो लगाएंगे और उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, और वो जिम्मेदारी का वो प्लांट्स आपका हुआ। अब वो प्लांट का जो भी प्रोडक्शन हुआ वो आपका हो गया। तो जो लोग LIC सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए, क्योंकि जो वो प्लांट्स में इन्वेस्ट करेंगे वो रिटर्न उनको मिलेगा। रिटर्न ये मिलेगा कि प्राणवायु तो साथ देंगे, फल देगा, ठीक है, छाया देगी, और जानवर के लिए भोजन का सामग्री होगा, यानी सब कुछ उससे मीट आउट हो। अर्बन एरियाज के लिए ये होना चाहिए कि जो इतने फास्ट डेवलपमेंट चल रहा है, जिससे कि वाटर स्कैर्सिटी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अर्बन एरिया डेवलप होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वाटर लेवल डे बाई डे डिट्यूरेट होता चला जा रहा है। अब आप ये समझिए कि 1 मीटर किलोमीटर स्क्वायर अगर है तो उस एरिया में लगभग 1300 mld पानी का कंजम्पशन हो जाता है। अब ये इतने उससे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, अब इसका एक्सट्रैक्शन आप सरफेस वाटर बॉडी से ट्रीट करके और प्लस ग्राउंड वाटर से, दोनों से मीट आउट किया जा रहा है। बट ये कब तक मीट आउट करेंगे? आने वाले ज़्यादा नहीं, बस 2 डिकेड आप वेट करिए, 20 साल या 30 सालों में ये पोजीशन हो जाएगी कि वाटर रिबिलिटी रहेगी नहीं, उतने तक जा ही नहीं पाएंगे। और जो हैं भी वो कंसनट्रेट होता चले जा रहे हैं, इतने पॉल्यूटेंट हो जाएंगे कि वेरियस डिजीजेस से सफ़र कर जाएंगे लोग, है ना। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए कि चाहे छोटे घर हों या बड़े घर हों, तो उनके लिए मॉनिटरी करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ही करना है, क्योंकि जो जहाँ रहे अपना एरिया तो कम से कम रिचार्ज करता रहे। तो और उसमें ये है कि प्लांट्स का, क्योंकि जो कॉलोनी डेवलप हो रही है उनमें प्लांटेशन का कोई प्लान नहीं होता, लैंडस्केपिंग का, क्योंकि है कि सेटबैक जो घरों में छोड़ा जाता है आगे और पीछे कुछ भी नहीं होता है, सारे इनक्रोचमेंट हैं। तो उसमें ये चीज़ें मॉनिटरी हुआ जाए कि जो LDA से जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ जो नक्शा पास करते हैं उनको ये चीज़ें किया जाए कि इसके साथ साथ आपके घर के मान लीजिए जो भी एरिया है, कि मान लीजिए 5 मीटर एरिया, 6 मीटर एरिया है, तो आप कम से कम 5 पेड़ लगा सकते हैं। तो ये 5 पेड़ आप लगाइए वहाँ पे, है ना। 5 पेड़ वो लगाएंगे, वो आप ही बेनिफिशियल होंगे, आप बेनिफिशियल होंगे, एज वेल एज नियर बाई सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो बेनिफिशियल होगा। प्लास्टिक बैग ना यूज़ करके हम अगर पेपर बैग का यूज़ पे आ जाएं तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और आम जनता को इसको क्या राहत मिलेगी? देखिए, पेपर बैग में कभी रिकमेंड उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है, आप बनाएंगे वो चले, लेकिन अल्टीमेटली आप किस पे जाएंगे? आप ट्री कटिंग पे जाएंगे, पेपर कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा। नेचुरल वे में जाना है, नेचुरल वे में कि जो है उसी को हम रिसाइकिल करके यूज करें, क्योंकि पॉलीमर आप देख रहे हैं कि आप वाटर में तो सबको पता है कि माइक्रोप्लास्टिक है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो प्लास्टिक एम्बिएंट एयर में आ गए हैं, इतने माइक्रो लेवल के हैं कि आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। वो आपके ब्रीथिंग के द्वारा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके द्वारा आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। सर को तो एक आखिरी संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि इस पृथ्वी दिवस पर ऐसा क्या संकल्प लें और आने वाले दिनों में हम अपने आप में क्या सुधार करें कि हमारे पर्यावरण के प्रति हम जागरूक और हो जाएं और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हर परिवार ये रेजुलेशन ले कि हमें पर्यावरण के अनुरूप ही चलना है। हमें जो भी आपके रेडीमेड और फैक्ट्री मेड ऐसे जो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं उसको हमें नहीं यूज करना है। और एक जो सबसे बड़ा रेजुलेशन ये लेना है कि हमें लगाने, आपके पास जो लैंड है आप 2 पेड़ लगा सकते, 5 जो लगा सकते हैं लगाइए। और प्लास्टिक हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर जाना है घर से तो हमें कॉटन का बैग लेके जाना है, सामान लाना है, कुछ करना है, ये चीज़ें। दूसरा ये है पानी का हमें सचित यूज करना है, क्योंकि बहुत वेस्ट हो जाते हैं। तो वो ये करना है कि जैसे गाड़ी धुलने के लिए आपको है पानी, पता लगा कि आप 1 KLD यानी 1 मिलियन लीटर आप उसी धोने में निकाल देते, फर्श धोने में निकाल दें। वो वाटर जो कि आपकी समझिए इतनी वैल्यूएबल है, आपका वाटर सप्लाई आ रहा है, उस पानी को आप ऐसे ही फेंक देते हैं। ये चीज़ें, इसके प्रति अवेयरनेस होना चाहिए कि हम कम से कम वेस्ट करें। फिक्सर घर में जो भी लगाएं तो फिक्सर ऐसे लगाएं कि
वो फिक्सर कम से कम पानी डिस्चार्ज के हों, और कुछ है टोटी वो चीज़ बंद कर दें। तो एक तो ये है वाटर, क्योंकि इससे होना है तो सब एक कंट्रोल करेंगे तो एक ही चेन है। वाटर का कंट्रोल करेंगे तो आपका सॉइल की बचत, क्योंकि वो सॉइल पे करता है, सॉइल से परकोलेट होके जाता है पूरे चीज़ें, तो एक करेंगे सारे कंट्रोल होते जाएंगे। तो नंबर 1 कि आपको प्लांटेशन करना है। नंबर 2 अवॉइड करना है पॉलीमर हर एक एंगल के, चाहे जो प्रोडक्ट, गैजेट्स कम से कम यूज करने हैं हमें, क्योंकि इसका भी लो नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, कितने सफरेंस हो जाते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू रेडिएशंस आ रही हैं, तो इसको ये कंट्रोल करना है। इंडोर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप अपने घर में कम से कम फर्नीचर रखिए, कोई ज़रूरत नहीं, उनको भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, और वो इतने पोल्यूटेड होते हैं। वही चीज़ें जो वो गैसें सब निकाल रहे हैं वो सब आप ही इनहेल कर रहे हो, अल्टीमेटली सफरेंस आपका ही है। तो इसमें ये कोशिश ज़रूर करिए हर एक को कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे बने, पर्यावरण के मित्र हम कैसे बने। हम सब लोग दिवस मनाते तो हैं, बस केवल एक दिन के लिए ही मनाते हैं कि हाँ ठीक है हम समर्पण कर रहे हैं और ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें नहीं आ रही है। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क हो सकता है स्कूल्स हैं, स्कूल्स से इसकी अवेयरनेस, टीचर्स बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अभी से डाल देंगे बच्चों के अंदर तो बच्चे पर्यावरण सेंसिटिव होते जाएंगे। क्योंकि हम आपकी ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है कि आदत पड़ गई, एक आदत आ गई तो इतना आसान नहीं होता कि कोई आदत बदल सके ये 60-80 ईयर्स में। तो सबसे मेन है कि शुरुआत में ही पौधे को जिस तरीके से आप तैयार करेंगे उसी तरीके के वो प्रोडक्ट आगे देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पृथ्वी हमारी माता की तरह, इसे स्वच्छ रखना और साफ रखना हमारी कर्तव्य है। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर यह संकल्प लें कि हम इस पृथ्वी को स्वच्छ रखेंगे तथा आने वाली पीढ़ी के उपयोगी और जीने लायक बनाएंगे।